नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो उसी समय की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था। बात 7 दिसंबर 2019 की है। समय था दिन का 1:45 कुमारी जूली गुप्ता, उम्री करीब 14-15 वर्ष, डॉटर ऑफ संजय गुप्ता, मोहल्ला कानून गोयान, थाना जलालाबाद, शाहजहांपुर। ये थाना कलान पर आई, बदहवास, बुरी तरह से रो रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। थानाध्यक्ष अनंत राव थाने पर मौजूद थे। वो बाहर आए, उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कदर रो रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने काफ़ी सांत्वना दी। थाने की 2 महिला कांस्टेबल को बुलाया और उससे कहा कि बच्चे को ले जाओ, इसे पानी पिलाओ, पूछो क्या बात है, थोड़ा ढाढ़स हो जाए, पूरी बात पूछ के मुझे बताओ। दोनों महिला कांस्टेबल उसको अपने साथ ले गईं, बिठाया, पानी पिलाया, अच्छे से बात की। थोड़ा सा वो जब शांत हुआ, मानसिक रूप से शांत हुई, तो उसने बताया कि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं और मेरे पिता का शव खेतों में पड़ा हुआ है। उनका नाम संजय गुप्ता है। वो श्री आरसी गुप्ता के ढाबे पर काम करते थे। कलान कस्बे में ही थोड़ा सा बाहर की तरफ श्री आरसी गुप्ता का ढाबा है। उन्होंने अभी बताया, जो मालिक हैं, उन्होंने अभी ये कहलवाया कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है। वो शौच के लिए खेतों में गए थे, जहाँ उनको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। मैं भाग कर आई पापा को देखने, तो न तो उनका शरीर नीला पड़ा था, न उनके मुंह से झाग निकल रहा था। इससे मुझे विश्वास है कि मेरे पापा की हत्या हुई है। मेरी माँ की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मैं और मेरी छोटी बहन, हम सिर्फ 2 लोग हैं परिवार में, और पापा ही रोज़ कमा कर लाते हैं और हम लोगों की परवरिश करते हैं। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे महिला कांस्टेबल्स ने कागज़ दिया, कलम दिया और कहा कि अगर लिख सकती हो तो पूरी बात लिख लो। उसने पूरी बात लिखी। तहरीर लेकर इंस्पेक्टर ने फ़ौरन एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और थाने पर एफआईआर नंबर, क्राइम नंबर 409/19, धारा 302 बनाम अज्ञात दर्ज कर लिया गया। अनंत राव जब पुलिस बल के साथ मौके पर गए तो खेत के बीच में संजय गुप्ता का शव चित पड़ा हुआ था। शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं थे। पंचायतनामा भरते समय चूंकि शरीर की दशा के बारे में स्पष्ट करना होता है कि किस अंग में कौन सी चोट लगी है, इसलिए उसका भली भांति निरीक्षण किया गया। क्योंकि बच्ची ने भी बताया था कि मुझे ये बताया गया कि इसको जहरीले जानवर ने काट लिया है, और ढाबे पर भी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने भी यही बताया कि इसे शायद जहरीले जंगली जानवर ने काट लिया है। तो पंचायतनामा करने वाले सब इंस्पेक्टर इसी बात की तलाश बॉडी पे कर रहे थे कि अगर सांप ने काटा है तो स्नेक बाइट की इंजरी होगी, और अगर ऐसा है तो पंचायतनामा में भी इसका उल्लेख होता है और पोस्टमार्टम में भी ये स्नेक बाइट इंजरी के नाम से अंकित किया जाता है। 2 दांतों का निशान होता है उसमें, बहुत बारीक निशान होता है और ये 3-4 मिलीमीटर गहरा होता है। दोनों दांतों का होता है और ऊपर के जबड़े के दांत होते हैं और इनकी गहराई बराबर होती है। कभी कभी जो स्नेक स्पेशलिस्ट हैं, जो जूलॉजिकल लोग हैं, वो स्नेक बाइट के बीच की दूरी, यानी 2 दांतों की बीच की दूरी से अंदाज लगा लेते हैं कौन सी प्रजाति का सांप रहा होगा। कोई पॉइजनस कीड़ा या अन्य कोई सांप या कोई जानवर अगर काटता है
तो फ़ौरन मृत्यु नहीं हो जाती कि आदमी को हिलने का मौका न मिले। वो चिल्लाता है, दौड़ता है, लोगों को बताता है कि कुछ काट लिया है, सांप ने काट लिया है, पर घटनास्थल पे इस तरह के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। मान लिया किसी को देर से पता लगा, तो फिर भी वो जब प्राण निकलने लगते हैं तो हाथ पैर मारता है। घटनास्थल पर कोई संकेत इस तरह का नहीं था कि यहाँ कहीं भागा हो, उठा हो, गिरा हो, हाथ पैर मारा हो, क्योंकि खेत था और खेत के बीच में, फसल के बीच में ऐसा होने पे खड़ी फसल ज़रूर टूट जाती है। और दूसरी बात ये है कि इंस्पेक्टर ने ये कहा, अनंत राव ने, कि लड़की की बात बिल्कुल सही है, न तो बॉडी यानी शरीर नीला पड़ा है, न ही उसमें कोई झाग मुंह से दिखाई दे रहा है। झाग यानी कि फोम, पॉइजनस चीज़ें खाने पर, पॉइज़न खाने पर मुंह में झाग, ये उसका प्राइमरी सिम्टम होता है। इंस्पेक्टर और पंचायतनामा करने वाले सब इंस्पेक्टर दोनों का यही मत था कि कुछ गड़बड़ तो है। इसलिए फॉरेंसिक यूनिट को, क्राइम ब्रांच को, सर्विलांस वालों को और डॉग स्क्वाड को बुला लेना ही ठीक है। डॉग स्क्वाड वाले आए, बहुत दूर, ये घटना स्थल और ये थाना संभवतः सबसे दूर का थाना है शाहजहाँपुर का, और देहात का भी थाना है, रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। तो डॉग आया और डॉग वहाँ से सीधे खेत से और ढाबे तक जाता था और आता था, जाता था और आता था। जितनी बार भी उसको घटनास्थल की स्मेल कराई गई, वो ढाबे तक गया और लौट आया। ढाबे पर यह अंदाज हो गया कि जो कुछ हुआ है वो ढाबे पर ही हुआ है, ऐसा डॉग के मूवमेंट से इंडिकेशन मिल रहा था। तो फ़ौरन डॉग हैंडलर ने कहा कि साहब जो कर्मचारी हैं उनको खड़ा कर लिया जाए, नहीं बार बार दोबारा आना पड़ेगा और फिर लंबा रास्ता है, दिक्कत होती है। जितने भी कर्मचारी दिन के शिफ्ट के या रात के शिफ्ट के, उनको बुलाया गया और उन्हें खड़ा किया गया। फिर उसे स्मेल सुंघाई गई, वो वहाँ तक आया, लेकिन डॉग बिल्कुल निर्विकार भाव से चलता रहा, न तो किसी की तरफ गया, न किसी की तरफ मुंह करके भौंकने का कोई इशारा किया। ढाबा मालिक उस दिन किसी काम से फर्रुखाबाद चले गए थे। उनसे मोबाइल पर बात की इंस्पेक्टर ने, और उन्होंने कहा कि साहब मैं ज़रूरी काम से आ गया था, मैं शाम तक लौट आऊँगा, रात तक लौट आऊँगा। शव का पंचायतनामा किया गया और पीएम के लिए बॉडी शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय मॉर्चरी भेज दी गई। 7 सितंबर को तो जूली ने करीब 2 बजे के आसपास सूचना दी थी। 3 बजे लोग पहुंचे थे। फॉरेंसिक्स डॉग स्क्वाड्स को काम करने में समय लगा। पंचायतनामा करके बॉडी भेजने में बहुत शाम हो गई और पोस्टमार्टम 7 तारीख को नहीं हो पाया। 8 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ और रात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनल इंजरीज और इंजरीज ऑन इंटरनल पार्ट, यानी दम घुटने और सदमे से के कारण आंतरिक चोटों की वजह से मृत्यु का होना पाया गया। आंतरिक चोटों का मतलब उसमें जो पार्ट्स दिए हुए थे सबका अलग अलग उल्लेख था। लीवर था, किडनी थी और स्प्लीन था। आमाशय में सिर्फ 250 ग्राम लिक्विड पाया गया, यानी उसकी मृत्यु खाना खाने से पहले हुई थी। मृत्यु का समय 1 से 1.5 दिन बताया गया, यानी जिस दिन ये सूचना आई है उसके 1 दिन पहले की रात और रात का भी पहला पहर खाना खाने के पहले, तब इसकी मृत्यु होना पोस्टमार्टम के हिसाब से इंगित करता था। शव को अंत्येष्टि के लिए उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। दोनों बच्चियों के विलाप और उनके करुण क्रंदन को देखकर वो दोनों महिला कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और कुछ और लोग ये भी अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे। बच्चियों को उन दोनों महिला कांस्टेबल्स ने संभाला था। फिर उन्हें घर पहुंचाया। घर में रिश्तेदारों की बड़ी भीड़ हो गई थी। अब पीएम रिपोर्ट से ये तय हो गया कि उसकी हत्या की गई थी।
वो किसी जहरीले सांप या जहरीले जानवर के काटने से नहीं मरा था। अंत्येष्टि हो गई। अगले दिन क्राइम ब्रांच के लोग और इंस्पेक्टर की टीम होटल पर पहुंची। होटल के सभी कर्मचारियों के बयान लिए गए, लेकिन कोई लाभप्रद बात नहीं पता लगी। होटल मालिक आरसी गुप्ता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक दिन की ड्यूटी करता था, शाम को जाते समय वो शराब पीता था। उस दिन भी उसने शराब पिया। शराब पीने के बाद वो खेतों में शौच होने के लिए गया। चूँकि उस रात कोई ग्राहक नहीं आया था तो मैं भी ढाबे पर ही सो गया। सुबह जब मैं शौच के लिए गया तो मैंने उसकी बॉडी वहाँ देखी और तुरंत उसके घर पर सूचना भिजवा दी। चूँकि मुझे पहले से ही एक ज़रूरी काम से फर्रुखाबाद जाना था तो मैं फर्रुखाबाद चला गया था। विवेचक ने घटना के अनावरण के लिए सभी सार्थक प्रयास किए। दिन की शिफ्ट में मृतक होटल में काम करता था। उस दिन होटल के सभी 5 कर्मचारियों से अलग अलग दिन गहन पूछताछ की गई। फिर रात की शिफ्ट के 3 लोगों से बात की गई, वो भी अलग अलग। किसी ने कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे कोई लीड मिल सके, जिससे हम अनावरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकें। किसी भी कर्मचारी के बयान में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ होती थी, जैसे कभी कभी कर्मचारी भूलवश बता देते थे, कभी कभी वो जानबूझ के कि कौन चक्कर में पड़ेगा। पूछा गया कितने बजे देखा था तो किसी ने कहा साहब हमने तो 3 ही बजे देखा था। दूसरे ने बयान में बताया कि नहीं साहब वो इसके साथ वहाँ खड़ा होकर बात कर रहा था 7 बजे। तो इस तरह अगर किसी के बयान में कोई गड़बड़ हुई तो उससे अच्छी वाली पूछताछ भी की थाने पर। एक एक करके सभी का नंबर आया, लेकिन फिर भी कोई लीड नहीं मिल पाई। हाईवे का ढाबा था, इसलिए डंप डाटा से, बीटीएस से, टावर के ओरिएंटेशन से, इससे भी बहुत कुछ निकल नहीं पाया। हाईवे पर चूँकि हैवी ट्रैफिक होता है तो कॉल्स का भी ट्रैफिक बहुत हैवी हो जाता है और फिर उसकी एनालिसिस में बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा, चूँकि घटना रात की थी इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ उससे पता नहीं लगा। पूछताछ के दरमियान जिन जिन कर्मचारियों पर शक हुआ था, उनके झूठ बोलने से या उनकी बातों में अंतर आने से, उन सब के सीडीआर निकाले गए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। घटना को हुए लगभग 1.5 महीने बीत गए। दोनों बच्चियां आए दिन थाने पर आ जाती थीं और उन्हीं महिला कांस्टेबल्स के पास जाकर विलाप करती थीं। महिला कांस्टेबल्स उनका ध्यान रखती थीं, उन्हें खाना खिलाती थीं और फिर उन्हें अपने साथ लेकर अगर इंस्पेक्टर थाने पर मौजूद हैं तो उनके पास जाती थीं कि सर कुछ करिए, बच्चियां बहुत परेशान हैं। इसी बीच 5 फरवरी यानी 2 महीने से थोड़े कम, थाने पर एक ऑर्डरली रूम होता है। जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी या एसपी, एसएसपी, ये थानों के विवेचनाओं की समीक्षा करते हैं और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाइज होता है। उन्होंने पिछले 4 महीने, 3 महीने, जितने दिन बाद भी ऑर्डरली रूम होता है, अर्दली रूम कहते हैं हिंदी में, अंतिम अर्दली रूम से अब तक उन्होंने कितनी विवेचनाएं की, किस में चार्जशीट लगी, किस में फाइनल रिपोर्ट लगी, कौन कौन पेंडिंग हैं और क्यों पेंडिंग हैं। बाकायदे उसका नक्शा एक रजिस्टर में वो बनाया जाता है कि 20 विवेचनाएँ मिली, 5 डिस्पोजल किया, 3 में चार्जशीट गई, 2 में फाइनल रिपोर्ट गई, इतने अरेस्ट हुए, इतने हाजिर अदालत हुए, इतने नामजदगी गलत पाई गई, ये पूरा विवरण होता है। उससे एक नज़र में उस इंस्पेक्टर की इफ़ेक्टिवनेस का पता लगता है। तो एसपी सिटी का ऑर्डरली रूम थाना कलान में रखा गया, एसपी रूरल का। और वहाँ बात आते आते हुई कि भाई ये 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, इस घटना का अनावरण क्यों नहीं हुआ। सारे डॉक्यूमेंट्स, सीडीआर और बाकी जो उसके विवेचक थे, उन्हीं का ऑर्डरली रूम हो रहा था, तो उनसे पूछा गया, पूरी बात पूछी गई। उन्होंने बताया कि साहब कुछ नहीं निकल पाया है, सीडीआर से कुछ नहीं पता लगा, डॉग स्क्वाड से जो मूवमेंट था उससे भी कुछ नहीं पता लगा, परेड करा कर देख ली गई, बाकी वहाँ कोई ऐसी चीज़ लिफ्ट करने लायक जैसे फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट नहीं मिले।
जो हमें कहीं तक ले जाएं। क्राइम ब्रांच वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई और प्रयास करिए, इसमें देखिए और क्या हो सकता है, क्राइम ब्रांच वालों को फिर से बुलाइए, बात करिए। इसी बीच में वो 2 महिला कांस्टेबल्स, दो बच्चियों का ख्याल करती थी हमेशा, जो उनसे थोड़ा सा अटैच भी हो गई थी, वो एसपी सिटी के समक्ष प्रस्तुत हुई और उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे है और पहले दिन से ही हम लोग उसको देख रहे हैं। हम लोगों से जो बन पड़ता है, जिससे पूछना होता है, हम लोग पूछ लेते हैं, लेकिन बच्चियां बहुत रो रही हैं। कल उन्होंने ये बताया बच्चियों ने कि उनके यहाँ कोई 2 आदमी आए थे और वो ये कह रहे थे कि तुम इतने बड़े मकान में रह के क्या करोगे, तुम्हारे लिए कोई अलग से कमरा तुम्हारे चाचा व्यवस्था कर देंगे, वहीं जाके रहो। वैसे भी इस मकान को तुम्हारे बाप ने मरने से पहले ही होटल मालिक को बेच दिया था। ये बात चूँकि बच्चियों की जानकारी में नहीं थी और सारी जो जितनी पूछताछ हुई थी, किसी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। ये इम्पॉर्टेंट बात थी। एसपी ग्रामीण ने सारी बात पूछी लोगों से बुला के कि ये बात कहाँ से आई। तो सब ने बताया कि साहब ये बात तो कहीं नहीं आई थी, अभी पहली बार सुनने को मिल रही है। एसपी ग्रामीण ने कहा तो ठीक है, पता करिए 2 लोग कौन आए थे, किससे इनका संबंध है, किसके कहने पे आए थे, खरीदने की बात कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। बड़ी कोशिश की वहाँ सब इंस्पेक्टर ने, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि वो 2 लोग थे कौन, क्या उनका पर्पस था, जो वो कह रहे थे वो झूठ था कि सही था। एसपी रूरल ने कहा कि ठीक है, अगर मालिक ने खरीदा है तो मालिक ने ही भेजा होगा। पिछले 7-8 दिन की सीडीआर मालिक की निकालिए, उसने जिससे जिससे बात की है सबको बुलाइए, बच्चियों को बुला के उनसे पहचान कराइए। भेजा होगा तो बात भी की होगी, बात करके भेजा गया होगा। बात बिल्कुल सही थी। सर्विलांस वालों को कहा गया कि इनकी सीडीआर निकाल लीजिए और 7 दिन में जिन जिन लोगों से जो जो इसकी बी पार्टीज़ हैं उनको बुलवा के और थाने पर बुलवाया जाए, बच्चियों से उनकी पहचान कराई जाए। किया भी यही गया और उनको बुलाया गया। जो भी उसमें बी पार्टी 5-6 दिनों में जिनसे बात हुई थी, 10 दिनों में जिनसे बात हुई थी, लेकिन बच्चियां पहचान नहीं पाईं। बार बार चूँकि वो नंबर नाम सब निकाल के देते थे और फिर बच्चियों को बुलाया जाता था, पहचानवाया जाता था, एक्सरसाइज चल रही थी। अचानक सर्विलांस वालों ने ये नोटिस किया कि घटना के बाद से एक नंबर से बहुत बात करता है ये होटल का मालिक। उस नंबर का कैफ और आईडी से पता लगा कि वो होटल मालिक आरसी गुप्ता का सगा भाई, छोटा भाई अजय गुप्ता उर्फ बबलू का नंबर है। ताज्जुब ये भी था कि अक्सर दोनों एक ही सेल आईडी पर रहते थे, यानी एक ही टावर में, फिर भी फ़ोन से बात करते थे। ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि बुलाइए, इनसे पूछा जाए, यही बताएं, हो सकता है इसको जानकारी हो कि ये मकान किसने ख़रीदा है और ये बात किसने की है, वहाँ बच्चियों से जाकर किसने कहा है। उससे पूछताछ शुरू हुई। थोड़ी देर तक तो वो साफ साफ मना करता रहा कि मुझसे क्या मतलब और क्या है, फलाना है ढकाना है। फिर उससे डिटेल पूछी जाने लगी घटना के बाद से, क्योंकि जब इंटरोगेशन शुरू होती है तो अगर आप लीडिंग क्वेश्चंस करेंगे तो वो यस या नो में जवाब दे देगा। एक बार किसी को नो कर देगा तो फिर वो नो ही नो करेगा, फिर दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसलिए पूछताछ जब शुरू की जाती है तो बिल्कुल एकदम शुरुआत से, कितने भाई बहन हो, बाप का क्या नाम है, ननिहाल कहाँ पे है, चाची की शादी कहाँ हुई है, कितनी बुआ है, सो दैट कि वो उसका दिमागी संतुलन एक लाइन पर आ जाए। अगर कोई चीज़ वो भूल रहा है तो वो जब ये चीज़ें सही सही बताना शुरू कर देगा तो इससे ये लगेगा कि अब ये नॉर्मल मेंटल स्टेट में आ गया है, अब इसके एक्सप्रेशन से इसका झूठ और सच पता किया जा सकता है। तो उसी बातचीत के दरमियान बात आते आते जब लोकेशन पर आई
कि फ़लाँ दिन तुम कहाँ थे। बात सिर्फ सीडीआर पर हो रही थी। इतनी बात हुई थी तो अच्छा तुम कहाँ से बात कर रहे थे? तो जहाँ उसने बताया कि मैं शाहजहाँपुर गया था, वो लोकेशन उसकी फ़र्रुखाबाद निकली। चलिए एक आध बार ये गलती हो सकती है, इतना लंबा याद नहीं हो सकता। लेकिन बार बार ये नंबर किसका है, किसी दूसरे का नंबर बता दिया, दूसरे का नंबर निकला। इस तरह से कई बार उसके बयान में, खुद के बयान में विरोधाभास होने लगा। पुलिस इरिटेट हो रही थी। कुछ बातें उसने अपने भाई के बारे में, कब बात की, कहाँ बात की, कैसे बात की, लंबी बात क्यों की, छोटी बात क्यों की। फिर उसके भाई को बुलाया गया, फिर दोनों को कन्फ्रंट कराया गया। जो उसने बताया गया था उससे पूछा गया। कई बातें उसके छोटे भाई की गलत निकल गईं। अब धैर्य जवाब दे चुका था। 2 महीना लगभग होने वाले थे। पुलिस परेशान थी, इंस्पेक्टर परेशान थे। स्थानीय पत्रकारों का दबाव हमेशा की तरह बना हुआ था। वही खाली हाथ, हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस। सभी लोग जानते हैं कि उस समय क्या क्या, और सामान्य हेडिंग, हर घटना के बाद वही हेडिंग आती है, वही खबर आती है, और नीचे लिखा होता है कि ज्ञातव्य हो कि दिनांक इतने इतने को यह हत्या हुई थी। तो खैर पुलिस भी लगभग आदी हो गई है, जब तक कि बहुत भारी दबाव न हो, ऊपर से कहीं से बहुत दबाव न हो। इसलिए मतलब जिसको कहते हैं कि सब्र का बांध टूट गया। इतने झूठ के बाद संजय गुप्ता, उसके भाई का, बबलू का, आरसी गुप्ता के भाई बबलू की अच्छी वाली पूछताछ शुरू हो गई। फिर बहुत अच्छी वाली शुरू हुई। लेकिन व्यापारी आदमी कितनी देर तक मुचहटा लेता, थोड़ी देर में टूट गया। उसने बताया कि संजय गुप्ता का जलालाबाद में जो पुश्तैनी मकान है वो बहुत बड़ा है। हम लोग चाहते थे कि किसी तरह से ये मकान ले लें। हमने उसका दाम 6 लाख रुपए तय किया। उसने साफ मना कर दिया कि साहब ये हम 6 लाख में नहीं बेचेंगे, इतना बड़ा मकान है, और दूसरे मकान मैंने अपनी दोनों बच्चियों के लिए रखा है। जब इनकी शादी की उम्र हो जाएगी और हमें इसका बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात भी की है, तो अपनी दोनों बच्चियों की शादी धूमधाम से इसी मकान को बेच के करेंगे। जो पैसा मिलेगा उससे कोई छोटा मकान कहीं और ख़रीद लेंगे, लेकिन शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। उसने बताया कि हम लोगों ने हर तरह का लालच दिया कि 6 लाख में तुम ये बेच दो, हम बहुत सस्ता सा ही कलान बाज़ार में तुमको मकान दिलवा देंगे, जो तुम तीनों लोगों के लिए पर्याप्त होगा, तुम को होटल आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो किसी भी तरह से नहीं माना। एक दिन उसको, वो शराब पीता था और शराब बबलू भी पीता था। एक दिन उसको पैसे की ज़रूरत थी, कुछ पैसे की ज़रूरत थी, 10-15 हज़ार रुपये उसने मांगे। अजय गुप्ता और बबलू ने उसको 50 हज़ार रुपये दे दिए। उनका तुम्हें छोटी छोटी ज़रूरतें पड़ती हैं, जब तुम उधारी ले रहे हो तो 50 हज़ार ले लो। संजय गुप्ता को उस बात में कोई बहुत तिकड़म या बुराई समझ में नहीं आई, उसने ले लिया। इसी उपलक्ष्य में शाम को शराब की पार्टी रखी गई। बबलू ने और संजय गुप्ता ने खूब जम के शराब पी। जब वो नशे में हो गया तो एक कागज़ निकाल के बबलू ने उससे उस पर अंगूठा भी लगा लिया और साइन भी करा लिया। उसको ये बताया कि मैंने तुमको ये 50 हज़ार उधार दिए हैं, कल को तुम मुकर न जाओ, इसलिए ये कागज़ तुमसे सिग्नेचर करा रहा हूँ। उसने कर दिया। लेकिन दरअसल वो कागज़ में जो उल्लेख था वो ये था कि मकान बेचने के लिए 50 हज़ार की पेशगी की रकम दी जाती है। सवेरे जब उसका नशा उतरा तो उसे ध्यान आया कि उसमें तो कुछ ज़्यादा लिखा हुआ था। वो सीधे अजय गुप्ता के पास गया
और उसने कहा कि कल जो तुमने मुझसे साइन कराया है वो पेपर मुझे दिखा दो। उसने कहा क्या करोगे, तुमको जो उधार दिया है वही है। उसमें बोले हमें दिखा दो। अजय गुप्ता ने मना कर दिया कि नहीं, अब नहीं दिखाएंगे हम। इधर उधर का बहाना किया। अगले दिन उसने कहा कि देखिए 50,000 रुपये हम आपको वापस कर देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, हम किसी और से ले लेंगे, मुझे 10-15 हज़ार की ज़रूरत है, नहीं तो मेरा कागज़ वापस करिए। कई दिन तक वो रोज़ दबाव बनाता रहा, लेकिन बबलू वो कागज़ देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कागज़ देते ही बात खुल जाएगी। एक दिन संजय गुप्ता ने कहा कि कागज़ दे दो वरना मैं पुलिस में जाऊंगा, तुम्हारे ढाबे का काम भी छोड़ दूंगा और पुलिस में भी जाऊंगा। बबलू ने कहा कि मुझे पता था कि इसका कोई पैरवी करने वाला नहीं है, ये थाने पर जाएगा भी तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, जाने दें। और इसको अगर मार दूंगा मैं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, 2 बच्चियां हैं, इनको समझा लूँगा, कुछ पैसे की ज़रूरत है तो पैसा दे दूंगा और फिर ये मकान मेरा हो जाएगा। उसी दिन जब उसने मना किया कि हम नहीं दिखाएंगे और जब उसने कहा कि हम पुलिस में जाएंगे, उसी दिन शाम को फिर अजय और संजय, मालिक का छोटा भाई और मृतक, उसने कहा कि अरे छोड़ो भाई, वो तो हम मजाक कर रहे थे, फलां जगह रखा हुआ है, कल ला के दे देंगे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चलो टाइम हो गया है, शराब पीते हैं। जहाँ वो लोग खेत के पास एक पेड़ के नीचे रोज़ शराब पी रहे थे, ठंडक का समय था, थोड़ी सी आग जला के और उसी के नीचे शराब पीने लगे। शराब पीते पीते जब मृतक बहकने लगा तो अजय यानी बबलू ने जेब से 2 कागज़ निकाले। एक कागज़ तो एग्रीमेंट टू सेल था, वकील से बनवाया हुआ टाइपशुदा कागज़, और दूसरा कागज़ कि मुझे इस बाबत पूरी रकम 6 लाख रुपए प्राप्त हो गई है। उसने कहा ठीक है, वो कागज़ जो तुमने दिया था उसी के बाद इन दोनों कागज़ों पे सिग्नेचर कर दो। नशे में होने के बाद भी उसने मना कर दिया। उसने कहा कि पहले उस दिन वाला कागज़ ले आओ, मैं देख लूँ कि क्या लिखवाया है तुमने, क्या सिग्नेचर कराया है, तभी मैं किसी दूसरे कागज़ पर सिग्नेचर करूँगा। थोड़ी देर बाद वो शराब के नशे में एकदम बेहोश हो गया। बबलू ने फिर बताया कि फिर मैंने अपना कंबल जो ठंडक की वजह से ओढ़ रखा था उसको मोड़कर थोड़ा मोटा कर दिया और उसके पेट के पास रखकर बड़ी ईंट से उस पर लगातार 3-4 प्रहार कर दिए। थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया। पूछताछ करने वालों ने पूछा कि भाई ये पेट पर कंबल रख के ये मारने का ये क्या मामला है, इसमें ऐसा क्यों किया, तुमको किसने बताया? उसने कहा कि हम लोग बहुत दिन से इसको ठिकाने लगाने की सोच रहे थे, बहुत आसान था, गोली मार देते, बहुत आसान था, चाकू मार देते, शराब पीता था, गर्दन काट देते, लेकिन हम दोनों भाइयों ने डिस्कस किया कि अगर इस तरह से कुछ हुआ तो पुलिस आ जाएगी। पुलिस जब जांच पड़ताल करेगी तो कहीं न कहीं कोई न कोई बात अगर निकल आई तो बड़ा बुरा हो जाएगा। तो इस तरह से चोट पहुंचाने पर मेरी जानकारी में था कि अगर इससे जिगर और तिल्ली दोनों फट जाती हैं, और ये भी जानकारी में था कि जिगर और तिल्ली के फटने के बाद कोई बच नहीं सकता। जिगर का मतलब उसका लीवर से था और तिल्ली का मतलब उसका स्प्लीन से था। मैंने भी इस तरह की बात कभी सुनी नहीं थी। उसने ये भी बताया, उससे कहा गया कि अरे सीने पे यही कर दिए होते तो, बोले साहब सीने पे करते तो रिब्स की हड्डियाँ टूट जाती, पोस्टमार्टम में आता और फिर मर्डर लिखा जाता, फिर मर्डर में पूछताछ होती, फिर दुनिया भर की बातें होती। 2 घंटे तक वेट करने के बाद जब उसके शरीर की कोई हरकत नहीं हुई
तो मैंने फिर अपने भाई को बता दिया कि अभी ये ख़त्म हो गया है और इसे मैं उठाकर खेत के बीच में ले जाऊंगा। वहाँ से रख के मैंने फिर मिलाया दोबारा कि अगर बीच में किसी ने या सवेरे किसी ने देख लिया तो क्या बताना है। तो उनका सिर्फ इतनी बात है कि हमें कुछ नहीं पता, सांप ने काट लिया होगा। वहाँ आसपास सर्पदंश की भी घटनाएं हुई थीं। पूरी बात सुनकर वो सवेरे ही फर्रुखाबाद चला गया और ये बताता रहा कि पुलिस आएगी तो उसको यही बताना, पहले तो बच्चियों को समझाओ पुलिस में बात न जाए, अगर पुलिस में बात जाती है तो यही बताना पड़ेगा। भाई ने यही कहा। बच्ची जब बेटी उसकी आई तो उनसे कहा कि ऐसे हो गया, सांप उधर से निकलता था, वहाँ फलाने को काटा था। लेकिन बच्ची बॉडी देखने के बाद बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी सांप ने तो बिल्कुल नहीं काटा है, ना बदन नीला है ना मुंह से झाग है। और फिर वो पुलिस में चली गई। होटल स्वामी आरसी गुप्ता और उसके भाई अजय उर्फ बबलू को 8 फरवरी यानी घटना के ठीक 2 महीने बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हालांकि फिजिकल एविडेंस बहुत कमज़ोर थे या नहीं थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अच्छे थे। विवेचना बहुत अच्छी तरह से की गई थी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को चूल से चूल मिलाकर घटना के जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं उससे प्रूव करके चार्जशीट नंबर 61/20 के साथ ही सारी एविडेंस न्यायालय में सबमिट कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बहुत क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही निचली और ऊंची दोनों अदालतों से इनकी दोनों की बेल रिजेक्ट हो गई। अभी भी ये जेल में हैं और ट्रायल का वेट कर रहे हैं। आज की घटना में संजय का पुश्तैनी मकान परिवार के बहुत अच्छे अतीत के बारे में साफ साफ बता रहा है और ये भी बता रहा है कि समय और परिस्थिति ऐसी बदली कि संजय सड़क पर आ गया और उसे जीविकोपार्जन के लिए ढाबे पर काम करना पड़ा। साफ सफाई, बर्तन साफ करने, खाना बनाने से लेकर सभी काम। ऊपर वाला और नाराज हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो गई। अब संजय अपनी बच्चियों के लिए जिंदा था। बच्चियों से बहुत उसको प्यार था। बच्चियों के लिए ही मेहनत करता था कि उन्हें कोई तकलीफ़ न हो, उन्हें कोई दिक्कत न हो। आरसी गुप्ता के ढाबे पर इसलिए भी काम करता था कि दूर दराज से वो एक तो सजातीय थे, दूसरे दूर दराज के रिश्तेदार भी थे। लेकिन वक्त के मारे किसी आदमी पर गिद्ध और बाज ये दोनों ही अपनी कुदृष्टि लगा देते हैं और संजय का पुश्तैनी मकान ही उसका दुश्मन हो गया। आरसी गुप्ता और उसका भाई जानते थे कि बच्चियों की शादी ब्याह के लिए इस मकान के सिवा इसके पास कुछ भी नहीं है और वो बार बार कहता भी था कि मकान बेच के बच्चियों की शादी धूमधाम से करेंगे। फिर भी वो हर तरह की तिकड़म लगा के कौड़ियों के दाम उस मकान को उससे लेना चाह रहे थे। वो बार बार यही कहते थे, ये सोचते थे कि अगर पैसे ज़्यादा मिल गए तो ये किसी को भी बेच देगा और इतना बड़ा मकान हमारे हाथ से निकल जाएगा। यही बात इन गिद्धों को खटक रही थी और इसीलिए वो जल्दी जल्दी मकान को हड़पने के चक्कर में पड़ गया। निष्कर्ष ये, एक तो भगवान किसी को गरीबी न दे और अगर गरीबी दे तो लाचारी न दे। लाचार गरीब को ये धन पशु और समाज के गिद्ध जीने नहीं देते। मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगे।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।